हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 135 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं जो प्रश्न इस वीडियो में बताने वाला हूं, यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर की परीक्षा में आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो हैं इन प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में यह प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा। ओके, तो आइए चलते हैं, आज जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो प्रश्न है कि राजभाषा हिंदी का स्वरूप का वर्णन करो। ओके, यह प्रश्न अगर विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र उठाइए, उसमें यह प्रश्न आपको मिलेगा। ओके, तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि राजभाषा हिंदी का स्वरूप का वर्णन करो। तो सबसे पहले जो है हमें हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे लिखना है राजभाषा हिंदी का स्वरूप। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत का राजभाषा बनाया गया। सरकारी कामकाज का संबंध विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक विषयों से लेकर आम आदमी तक रहता है। हम देखते हैं कि जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं उसका जो रिलेशन होता है विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्यों से लेकर आम आदमी तक रहता है। सरकारी कामकाज में एक और सरकारी अधिकारी होते हैं और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी होते हैं जो प्रशासनिक कार्य को करते हैं। फिर से समझा दूं, राजभाषा हिंदी को 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत का राजभाषा बनाया गया। सरकारी कामकाज का संबंध विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक विषयों से लेकर आम आदमी तक रहता है। सरकारी कामकाज में एक और सरकारी अधिकारी होते हैं और दूसरी तरफ कर्मचारी होते हैं जो प्रशासनिक कार्य को करते हैं। इन अधिकारियों का और कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के नियम, विभिन्न प्रकार के तौर तरीके से परिचय होता है और दूसरी ओर इसका संबंध जो है आम आदमी से होता है। क्योंकि कोई भी शासन व्यवस्था किसी भी देश के नागरिकों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए और सुख सुविधापूर्ण बनाने के लिए होता है। मैंने क्या कहा? कोई भी शासन व्यवस्था जो होता है किसी भी देश के नागरिकों के जीवन को सुलभ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए और सुख सुविधापूर्ण बनाने के लिए होता है। और इस सभी सरकारी कामकाज में अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को व्यक्त करने का माध्यम हमारी मातृभाषा हिंदी या राजभाषा हिंदी आप कह सकते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ती है। हिंदी को राजभाषा इसलिए बनाया गया है क्योंकि किसी भी सरकारी दफ्तर में भाषा का सरल, स्पष्ट और औपचारिक होना अनिवार्य होता है। ओके, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि इसके अतिरिक्त हिंदी जो है राजभाषा साहित्य भाषा से अलग होती है। क्या लिखेंगे? इसके अतिरिक्त हिंदी राजभाषा साहित्य भाषा से अलग होती है। कैसे? क्योंकि साहित्य की भाषा को सुंदर बनाने के लिए उसमें रचनाकारों के द्वारा, लेखकों के द्वारा अलंकार का प्रयोग किया जाता है, छंद का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा साहित्य का भाषा जो होता है सीधा और घुमा फिरा कर भी हम कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो साहित्य का जो भाषा होती है वो सीधा भी कहा जा सकता है या साहित्यिक भाषा को हम घुरा फिरा कर भी कह सकते हैं। लेकिन सरकारी कामकाज में हिंदी का सरल होना, हिंदी का स्पष्ट होना, हिंदी का एकार्थक होना काफ़ी आवश्यक होता है। और यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राजभाषा का संबंध उन सभी लोगों से होता है जिन्हें हिंदी बहुत ही कम आती है। फिर से इस लाइन को अच्छे से समझा दें। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि इसके अतिरिक्त हिंदी राजभाषा साहित्य भाषा से अलग होती है। जाहिर सी बात है,
राजभाषा जो होती है वह साहित्य भाषा से अलग होती है। हिंदी राजभाषा जो होती है वह साहित्य भाषा से अलग होती है, क्योंकि साहित्य की भाषा को हम सुंदर बनाने के लिए उसमें अलंकार का प्रयोग करते हैं, उसमें छंद का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा साहित्य की भाषा को हम सीधा कह सकते हैं, घुमा फिरा कभी कह सकते हैं, लेकिन सरकारी कामकाज में हिंदी का सरल होना, हिंदी का स्पष्ट होना, हिंदी का एक अर्थक होना काफ़ी आवश्यक होता है। और यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राजभाषा का संबंध उन सभी लोगों से होता है जिन्हें हिंदी नाम मात्र का आता है, यानी कि उन्हें हिंदी जो है बहुत ही कम समझ में आती है। इसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है कि सरकारी कामकाज की भाषा आम बोलचाल की भाषा से अलग होती है। जाहिर सा बात है, हम अपने दैनिक जीवन में अपने रिलेटिव से, अपने मित्रों से, अपने बंधुओं से जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा हम कार्यालय में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्यालय में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, अदालत में जाते हैं, तो वहाँ का जो भाषा, हमारी भाषा का जो शैली है हमारा, वह चेंज हो जाता है। ओके, यही कहा है यहाँ पे कि सरकारी कामकाज की भाषा आम बोलचाल की भाषा से क्या होती है, अलग होती है। आम बोलचाल की भाषा औपचारिक होती है, अपने मित्र या परिवार के सदस्य के साथ जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया है औपचारिक होती है। आम बोलचाल की भाषा जो होती है अनौपचारिक होती है। क्या होती है? अनौपचारिक होती है। ओके, फिर से कह दूं, आम बोलचाल की भाषा जो होती है अनौपचारिक होती है। जो ऑफिशियल भाषा जो होता है और वे औपचारिक भाषाएं होती हैं। तो मैं इस लाइन को फिर से पढ़ दूं, सरकारी कामकाज की भाषा आम बोलचाल की भाषा से क्या होती है, अलग होती है। आम बोलचाल की भाषा अनौपचारिक होती है। हम अपने मित्र से, अपने परिवार के सदस्य के साथ जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं, उस तरह का भाषा का प्रयोग हम शासकीय पत्र या कार्यालय के दिन प्रतिदिन के कामकाज में हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती हैं कार्यालय में, बैंक में, अदालतों में, पोस्ट ऑफिसों में, वहाँ पर भाषा का जो शैली होता है वह अलग होता है। वहाँ पर आम बोलचाल की भाषाएं नहीं चल सकती है, ना ही हम उनसे आम बोलचाल की भाषाएं को बोल सकते हैं। जिस तरह हम घर में बात करते हैं उस तरह से हम वहाँ पर नहीं बोल सकते हैं। वहाँ पर बोलने का हमारा शैली क्या होता है, चेंज हो जाता है। ओके, इसके बाद लिखेंगे कि राजभाषा के क्षेत्र में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसमें विभिन्न प्रकार के पारिभाषिक और तकनीकी शब्दावली होते हैं। यानी कि राजभाषा हिंदी में जिस राजभाषा हमारा क्या है, हिंदी, और हिंदी में जिस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वह शब्दावली काफ़ी पारिभाषिक होती हैं, काफ़ी तकनीकी वाली शब्द होती हैं। ओके, और पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य उन सभी शब्दावली से हैं जिनका अपना एक विशिष्ट क्या होता है, अर्थ होता है। अतः जो है आई थिंक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि हिंदी हमारी जो है राजभाषा है। ओके, और हिंदी राजभाषा हिंदी का स्वरूप क्या है, इसके बारे में आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आई थिंक आपको यह समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।